विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक ग्रामर में फंक्शन जिसमें शोविंग रिजल्ट पूरा हो गया था। अब हम बता रहे हैं शोविंग कॉन्ट्रास्ट। तो हमने वीडियो में पहले चर्चा किया हुआ है, उसके अंदर हमने जो फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, उसके अंदर हमने इसको शॉर्ट में समझा दिया है। और अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे तो आप देखिए कॉन्ट्रास्ट है क्या। तो कॉन्ट्रास्ट के बारे में आप कैसे जानेंगे, तो इसमें देखिए कि कॉन्ट्रास्ट के बारे में इस फंक्शन का उपयोग दो परस्पर विरुद्ध बातों को एक वाक्य में प्रस्तुत करने के लिए होता है। यानी यहाँ पर दो बातें होंगी और दोनों परस्पर क्या होंगी, विरुद्ध होंगी एक दूसरे के, और उसको एक वाक्य बनेगा, उसका एक वाक्य में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ऐसे जब वाक्य बनेगा तो वह वाक्य रचना या वह जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, शोविंग कॉन्ट्रास्ट। आगे देखते हैं इसके बारे में। वाक्य रचना में दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, स्टिल, येट, बट, हाउएवर, एज, इन स्पाइट ऑफ अथवा डिस्पाइट का उपयोग होता है। तो इन शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए। आगे है स्टिल, बट और येट। ये जो तीन शब्द हैं इनका उपयोग कंजक्शन या संयोजक की तरह होता है। यानी कि जैसे दो वाक्य अलग अलग हैं, उनको जो हम जोड़ेंगे तो उसमें हम कंजक्शन के रूप में तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, चाहे स्टिल ले लें, बट ले लें अथवा तो येट, और वो जो वाक्य रचना बनेगी वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा वो। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, रमन इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। रमन गरीब है, वह ईमानदार है। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए पहले हमने स्टिल का उपयोग किया है, तो रमन इज पुअर। अब यहाँ से वाक्य दो वाक्य हैं, अब एक वाक्य बनेगा, तो ये फुल स्टॉप निकल गया और हमने बदल में क्या लगा दिया, कंजक्शन स्टिल। स्टिल ही इज ऑनेस्ट, बराबर, कि रमन गरीब होने के बावजूद क्या है, ईमानदार है, प्रामाणिक है। या रमन गरीब है परंतु ईमानदार है। फिर आगे रमन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। रमन गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। और उसके बाद आता है रमन इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। रमन गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो आप देख रहे हैं ये जो वाक्य रचना बनी, तो ये हमने जो ऊपर बताया इसके अंदर कि दो परस्पर विरुद्ध बातों को एक वाक्य में प्रस्तुत किया जाए तब कॉन्ट्रास्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों बातों को जो परस्पर विरुद्ध हैं उनको एक वाक्य बना दिया गया, तो ये कॉन्ट्रास्ट बन गया। तो आप इसको पहचानने में, आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसान रहता है। तो ये तीन चीज़ ध्यान रखना है कि स्टिल, बट और येट, इनका उपयोग हमेशा आप किस में करेंगे, कंजक्शन के रूप में इसमें कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है इसमें दो, ऑल दो अथवा इवन दो अथवा इवन इफ। ये जो चारों शब्द हैं इनका यूज एक जैसा है। तो इनमें से कोई भी एक आप लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता रखेंगे, क्रियापद रखेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा जो भी, और फिर दूसरा वाक्य उसी में जोड़ेंगे, तो जो वाक्य रचना बनेगी वो वाक्य रचना होगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वो कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, विरोधाभास बन जाएगा। तो इन चारों में से कोई भी एक रहेगा तो वाक्य रचना सेम बनेगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने धो का यूज़ किया ऊपर वाले वाक्य में, तो यहाँ हमने धो लगाया, धो के बाद करता है रमन, उसके बाद क्रियापद इज, उसके बाद है एडजेक्टिव के रूप में पुअर। तो धो रमन इज पुअर, फिर यहाँ कॉमा लग गया और यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट। रमन गरीब होने के बावजूद वह ईमानदार है। तो इस तरह से ये वाक्य रचना बन गई। अब इसी को हम अगर ऑल दो यूज़ करें तो खाली दो के बदले क्या लगा देंगे, ऑल दो। ऑल दो रमन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। या इवन दो का जिक्र है तो इवन दो रमन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। और इवन इफ लगाना हो तो इवन इफ रमन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। यानी इन चारों का यूज सेम है। आगे उसके बाद आता है हाउ एवर। अब हाउ एवर ये भी आपको कॉन्ट्रास्ट का शब्द है, तो उसका वाक्य रचना इस तरह से बनती है, हाउ एवर प्लस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब प्लस कर्ता प्लस क्रियापद और प्लस दूसरा वाक्य, तो ये वाक्य रचना बन जाएगी। तो अब देखिए उसी ऊपर वाक्य को ले लेते हैं हम।
तो ऊपर के वाक्य में ये पुअर, ये जो है एडजेक्टिव है, तो विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए हाउएवर, तो यहाँ हाउएवर लग गया, एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में क्या आ गया, पुअर। फिर कर्ता क्या है, रमन, क्रियापद क्या हो गया, इज। तो हाउएवर पुअर रमन इज। और आगे जो दूसरा वाक्य जैसे का तैसा जोड़ दो। दूसरा वाक्य है ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, उसको जैसा का जैसा में जोड़ दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो, इवन दो, ऑल दो, इवन इफ, इनका जब उपयोग करेंगे तो उसमें कर्ता, क्रियापद, एडजेक्टिव और इस तरह से दूसरा वाक्य जुड़ेगा। लेकिन अगर आप हाउएवर का यूज़ कर रहे हैं तो हाउएवर पहले यूज करके और उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत उसमें से वाक्य में से ढूंढना है एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसको लाना है, फिर कर्ता, फिर क्रियापद और फिर दूसरा वाक्य। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, तो आपका सेंटेंस एकदम सही बनेगा। उसके बाद आप देखते हैं आगे यहाँ पर दिया है एज का उपयोग कर रहे हैं, देखो यहाँ पर। तो हाउएवर के बदले अपने एज का, ये भी कॉन्ट्रास्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद एज और फिर कर्ता, फिर क्रियापद, फिर दूसरा वाक्य। तो अब देखिए यहाँ पर पुअर है, यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है, तो उसको देखो हमने पहले लिया पुअर, और आगे फिर अब आ गया एज, और आगे कर्ता, रमन, क्रियापद, इज। तो पुअर एज रमन इज, और कोमा करके दूसरा वाक्य उतार लेने का, उसमें कोई चेंज नहीं, ही इज ऑनेस्ट। तो इन सब का एक अर्थ ही निकल रहा है कि रमन गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है, अर्थ वही निकलेगा सबका। तो आपको अच्छी तरह ध्यान में आ गया होगा कि अगर आप हाउएवर यूज़ कर रहे हैं तो हाउएवर के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, और अगर आप एज का उपयोग कर रहे हैं तो एज के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, बाकी का जो है उस तरह से रहेगा। अब आगे देखें, उसके बाद अब आता है इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ऊपर के जो हमने यूज़ किए वो तो बिल्कुल ईजी हैं, एक कंजक्शन के रूप में है, दूसरे में जो है एज के पहले एडवर्ब एडजेक्टिव आता है, हाउएवर के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब आता है। लेकिन इंस्पाइट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इंस्पाइट को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ मिस्टेक होती है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए इंस्पाइट ऑफ अथवा डिस्पाइट, दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं इसके अंदर से। और उसके बाद संबंधक विभक्ति का रूप लेंगे यहाँ पर। अब ये संबंधक विभक्ति का रूप क्या है, तो हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो संबंधक विभक्ति का रूप ये है, अगर आई है तो माई हो जाएगा, वी है तो और हो जाएगा, ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर। यहाँ पर देयर शब्द THEIR, दियर, दे, दियर। तो इस तरह से ये। और अगर कोई नेम है, अगर आप कोई यहाँ पर नाम लिखा गया है, तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर लिखा है राम, ऐसा कोई नाम लिखा गया है, तो यहाँ एपिस्टोपियस लग करके ये राम्स, इस तरह से एपिस्टोपियस लगा करके आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो है हमको तो खाली इसको ध्यान रखना है कि आई का माई, वी का और, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का दियर, इनका उपयोग करना है। इसको बोलते हैं संबंधक विभक्ति का रूप। तो अब देखिए अब इसको, तो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट संबंध विभक्ति का रूप, और प्लस आपको लगाना है बीइंग और प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रखना है, और उसके बाद फिर आपको अन्य वाक्य रख देना है। अब हमने ऊपर वाला वाक्य ले रहे हैं फिर से, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा इसके अंदर। तो देखिए हमने इसमें से इंस्पाइट ऑफ लिया, इंस्पाइट ऑफ, और या तो हम डिस्पाइट लेंगे तो ऑफ नहीं लगा, खाली डिस्पाइट बोलेंगे। तो इंस्पाइट ऑफ, अब यहाँ देखिए रमन, तो रमन क्या है, रमन है मेल यानी ही, और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि दूसरे वाक्य में यहाँ पर ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पर वाक्य की सुविधा के लिए हमने क्या किया, इंस्पाइट ऑफ रमन के लिए जो ही यूज हुआ है उसका संबंध विभक्ति के रूप में हमने ही का क्या कर लिया, हिज, और उसके बाद यहाँ क्या लगा दिया बीइंग, जैसे फॉर्मूला में है बीइंग, और उसके बाद आ गया एडजेक्टिव क्या गया पुअर, फिर कोमा, और फिर जो नाम है उसको हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया रमन इज ऑनेस्ट, यानी ये वाक्य रचना किसके बारे में कही गई है, रमन के बारे में, और सेंटेंस में रमन का नाम है तो उसको हमने यहाँ रख दिया, दूसरे वाले क्लोज में रख दिया। तो इस तरह से आप ऐसा वाक्य बना सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग पुअर रमन इज ऑनेस्ट, या ऐसा बनाते हैं कि इन स्पाइट ऑफ रमन्स, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ बताया यहाँ पर राम्स एपिस्टोपियस लगा दिया, तो ऐसे यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ रमन्स बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो लेकिन वाक्य रचना थोड़ा ढंग से रहेगी तो आप ऐसा बना सकते हैं इसको। फिर आगे देखते हैं इसके बाद। अब
यही वाक्य रचना इस तरह से बनती है कि इन स्पाइट ऑफ लगाइए अथवा डिस्पाइट लगाइए, फिर संबंध विभक्त का रूप जैसे ऊपर अनुसार उसको लगाइए, और यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस नाउन, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, प्लस नाउन, और उसके बाद प्लस अन्य वाक्य। ये वाक्य रचना में थोड़ा जैसे बीइंग लगा था यहाँ पर, यहाँ हमने प्लस नाउन कर दिया। अब देखिए जरा, इन स्पाइट ऑफ संबंध विभक्त का रूप हीज, और यहाँ पुअर था, ये यहाँ पर बीइंग पुअर था तो हमने पुअर को क्या बना दिया, नाउन, क्या होगा, पोवर्टी। तो इन स्पाइट ऑफ हिज पोवर्टी, और आगे रमन इज ऑनेस्ट, यानी यही वाक्य रचना में या तो हमने बीइंग यूज किया और या तो हमने क्या उसके बदले यूज कर दिया, नाउन यूज कर दिया, तो भी हमारा वाक्य उसी तरह से बन जाएगा। अथवा बोलेंगे डिस्पाइट हिज पोवर्टी रमन इज ऑनेस्ट, गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है, या रमन ईमानदार है। तो ये वाक्य रचना हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं, इंस्पाइट्स के बारे में विचार करते हैं इसके अंदर अभी थोड़ा। अभी देखिए, यदि वाक्य रचना में टू बी का रूप, आप जानते हैं टू बी का रूप में क्या आता है, वर्तमान काल में इज, एम, आर, भूतकाल में आता है वॉज, वर, भविष्य में आता है शैल, विल, बी, तो इस तरह, या विल बी, शैल बी, इनका उपयोग होता है। तो अगर वाक्य रचना में टू बी का रूप का उपयोग हुआ है जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, और आपको इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का उपयोग करना है, तो आपको जहाँ टू बी का रूप है उसको क्या कर देना है, बीइंग कर देना है। तो इससे वाक्य जो है वो इंस्पाइट ऑफ का वाक्य इजी हो जाता है। यानी कि जो टू बी का रूप है उसके बदले में आपको क्या कर देना है, बीइंग। देखते हैं एग्जाम्पल इसमें, ये देखिए, द लायन वाज हंग्री, इट डिड नॉट किल द डियर। वाक्य इस तरह से है कि शेर भूखा था, इसने हिरन को नहीं मारा, तो यहाँ विरोधाभास है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉज टू बी का रूप है ये, और आपने यहाँ नियम में देखा कि टू बी के रूप में अगर हुआ है तो आपको टू बी के बदले क्या कर देना है, बीइंग कर देना है। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ, लाइन के लिए हमने, लाइन क्या है, अन्य है, या मेल फीमेल के अलावा, जैसे ही सी के अलावा क्या हुआ, तीसरा, तो उसको हमने क्या कर दिया, इसको यूज में इट का यूज़ किया। तो इट को संबंध दर्शक क्या बनेगा, इसका संबंध विभक्ति का रूप क्या बनेगा, इट्स बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ यूज किया है, इन स्पाइट ऑफ इट्स बीइंग हंग्री, क्या किया हमने, खाली टू बी के रूप को हमने क्या बना दिया, बीइंग बना दिया। तो बीइंग हंग्री, बाकी वही रहेगा, कोमा, और आगे जो मेन करता है द लायन, उसको यहाँ लिख दिया हमने, द लायन डिड नॉट किल द डियर, बराबर, भूखे होने के बावजूद भी लायन ने हिरन को नहीं मारा। तो इस तरह से आपको एक ये नियम ध्यान रखना है कि वाक्य रचना में टू बी का उपयोग किया गया है, तो आप क्या करेंगे, टू बी के बदले में बीइंग कर देंगे, तो आपका इंस्पाइट ऑफ का वाक्य उससे इजीली बन जाएगा। थोड़ा और नियम देखते हैं इसके अंदर। ये भी देखिए, यहाँ पर दिया है, यदि वाक्य रचना में मुख्य क्रियापद यानी मेन वर्ब का उपयोग हुआ है तो इंस्पाइट का उपयोग करने पर आपको क्या कर देना है, खाली वर्ब में आईएनजी लगा देना है। फिर से समझिए, यदि वाक्य रचना में मुख्य क्रियापद यानी मेन वर्ब का उपयोग किया गया है तो इंस्पाइट या डिस्पाइट के उपयोग के समय आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। इसका एग्जांपल देखिए जरा, जैसे एक एग्जांपल देखिए बताएं आप, जैसे वार्न है, ये मेन क्रियापद है, चेतावनी, वार्नेड, इज वार्नेड, विल वार्न, और आगे हैव वार्नेड। तो अगर ऐसे शब्द आप देखें कि जो मुख्य क्रियापद हों तो खाली आपको क्या करना है, वहाँ पर वार्निंग कर देना है, आईएनजी लगा देना है, बस, तो आपका वाक्य बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, आई वार्नेड हिम, मैंने उसे चेतावनी दिया था या मैंने उसे आगाह किया था। ही फेस्ड द डेंजर, उसने डेंजर यानी उसने खतरे का सामना किया। इसका मतलब कि मैंने उसको आगाह किया था कि भाई खतरे का सामना नहीं करना, फिर भी उसने खतरे का सामना किया। तो अब ये विरोधाभास हो रहा है। अब यहाँ इंस्पाइट ऑफ यूज करें, देखिए, तो यहाँ पर आया इंस्पाइट ऑफ, अब यहाँ आई है तो आई का अपने इसका संबंध से क्या बताएंगे, इसके अंदर विभक्ति के रूप में आई का माई, तो इंस्पाइट ऑफ माई। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वार्नेट, वार्नेट क्या है, ये मुख्य क्रियापद है, और मुख्य क्रियापद है तो सीधा आईएनजी लगा दो, वार्निंग हो गया। इंस्पाइट ऑफ माई वार्निंग ही फेस्ड द डेंजर, मेरे चेतावनी के बावजूद भी उसने खतरे का सामना किया।
तो इस तरह से तो आपको मैंने इंस्पाइट ऑफ के थोड़े महत्वपूर्ण नियम बताए, तो वो भी नियम आपको ध्यान रखने हैं, तो आपकी वाक्य रचना में गलती नहीं होगी। आप कंप्लीट द सेंटेंस भी यूज कर रहे होंगे या आपको फंक्शन के रूप में किसी भी तरह से यूज करेंगे तो आप में मिस्टेक नहीं आएगी, और बाकी की वाक्य रचनाएं तो आपको ईजी रहेंगी, उसमें तकलीफ नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए एक्सरसाइज में थोड़े वाक्य हमने लिए हैं। देखिए इसमें माई फादर वॉज टायर्ड, मेरे पिता थके हुए थे। ही वॉकड ऑन, वह चलते रहे। तो थकने के बाद तो आराम करना चाहिए, फिर भी चलते रहे, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। आपको बोला गया कि हाउ यूवर का यूज़ करो, तो हाउ यूवर हम जानते हैं कि हाउ यूवर वाक्य रचना के पहले आता है। तो ये देखो हाउ यूवर हो गया पहले, उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। ये टायर्ड थकना, तो टायर्ड। माई फादर वॉज, तो हाउ यूवर टायर्ड, आगे माई फादर वॉज कर्ता और क्रियापद, कॉमा आगे ही वॉकड ऑन, ही वॉकड ऑन चलते रहे। तो इस तरह से यहाँ पर हाउ यूवर का यूज हो गया। तो सिंपल आपको नियम एक बार याद है कि भाई हाउ यूवर के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब लगाना है, एडवर्ब, तो आपको आराम से वो वाक्य रचना बन जाएगी। फिर है बिपिन वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट सक्सीड, बिपिन ने कठिन मेहनत किया, वो सफल नहीं हो सका, उसको सफलता नहीं मिल सकी। यहाँ आपको धो का यूज़ करना है, तो इसमें भी हम जानते हैं कि पहले धो का यूज़ करेंगे, उसके बाद कर्ता और क्रियापद विशेषण इसका उपयोग आएगा। तो देखिए यहाँ पर उसी नियम से दो यहाँ पर यूज कर दिए, कर्ता आ गया बिपिन वर्कड हार्ड और आगे ही कुड नॉट सक्सीड, यानी दूसरे सेंटेंस में आपको जैसे का तैसा रख देना है। फिर आगे पवन ट्राइड हार्ड, पवन ने कठिन प्रयास किया। ही फेल्ड, फिर भी वो निष्फल हो गया या वह निष्फल हो गया। तो यहाँ एज का उपयोग करेंगे, तो इसका भी नियम हमको मालूम है कि एज के पहले ही हमको क्या लगा देना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हार्ड, तो हार्ड को विशेषण के रूप में आगे लाएंगे, तो हार्ड एज पवन ट्राइड और आगे ही फेल, तो यहाँ पर आपने विशेषण को जो है ये एज के पहले लगा दिया। फिर उसके बाद है ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, वह समृद्ध है और वह दुखी है। तो यहाँ भी विरोधाभास है, इंस्पाइट ऑफ लगाना है यहाँ पर, तो इंस्पाइट ऑफ लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए इंस्पाइट ऑफ, यहाँ पर ही और ही का संबंध रूपक क्या होगा इसके अंदर, हिज, तो इंस्पाइट ऑफ हिज, यहाँ रिचेस, तो जो है इसको हमने क्या किया, नाउन बना दिया है। अगर आप नाउन नहीं बनाए तो क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग रिच ऐसा लगा सकते हैं आप, दोनों सही है। तो इंस्पाइट ऑफ हिज बीइंग रिच लिखें, अथवा इंस्पाइट ऑफ हिज रिचेज, रिचेज नाउन बना के रख दिया हमने, तो रिचेज और आगे ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है। तो समृद्ध होने के बावजूद भी वह दुखी है। फिर आगे एक वाक्य और देखिए, ही इज एजुकेटेड, ही इज मैनरलेस, वह शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और वह असभ्य है। तो तालमेल नहीं बैठ रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, एज का उपयोग किया गया है। तो एज के उपयोग में पहले विशेषण आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एजुकेटेड, एजुकेटेड एज ही इज, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ही इज मैनरलेस, वह असभ्य है। तो इस तरह से आपको मैंने लगभग संक्षिप्त में भी और मेन सारी बातें इसमें आपको समावेश कर ली गई हैं। तो इस तरह से आपका कॉन्ट्रास्ट का जो बेज है वो कंप्लीट होता है। अब आपको कॉन्ट्रास्ट में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं पड़ती है अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस तरह से आप इतना प्रैक्टिस करेंगे व्यवस्थित ढंग से, और फिर हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।